आपको अपना नाम बताने में डर लगता है? क्या आप अपना पूरा नाम लिखते वक्त हिचकिचाते हैं? शायद नहीं। लेकिन भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी फॉर्म को भरते वक्त या सोशल मीडिया पर अपना प्रोफाइल बनाते वक्त अपना सरनेम लिखने से बचने लगे या लिखने से पहले 10 बार सोचते हैं। आजकल कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सामान्य वर्ग के छात्र, विशेषकर ब्राह्मण और सवर्ण समाज के युवा, अपनी पहचान छुपाने को मजबूर हो गए हैं। वो शर्मा, तिवारी या शुक्ला लिखने से डर रहे हैं। वो अपने नाम के आगे अब सिर्फ अंग्रेजी का एक अक्षर एस या टी लिख देते हैं। ये कोई फैशन नहीं है और ना ही कोई स्टाइल स्टेटमेंट है। ये खौफ है। खौफ इस बात का कि अगर उनकी जाति पता चल गई तो उन पर निशाना साधा जा सकता है। उन्हें डर है कि उनका सरनेम ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा और उन पर बिना किसी गलती के कार्रवाई कर दी जाएगी। और अब 15 जनवरी 2026 को आए यूजीसी के एक नए फरमान ने इस डर को यकीन में बदल दिया है। कुछ आलोचक और सामाजिक संगठन तो यहां तक कह रहे हैं कि यूजीसी की ये नई गाइडलाइन हिंदुओं के खिलाफ मौत का फरमान है। शब्द थोड़े कड़े लग सकते हैं, बहुत भारी है, मौत का फरमान। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शिक्षा के मंदिर के लिए बने नियमों को इतनी भयानक संज्ञा क्यों दी जा रही है? आज के इस वीडियो में मैं इस पूरे विवाद की एक एक परत खोलूंगी। बताऊंगी आपको संसद की उस समिति के बारे में जिसने रातों रात नियम बदलवाए। आखिर क्यों सरकारी दफ्तरों के बड़े बाबू अपनी कुर्सियों पर डरे हुए बैठे हैं। 1990 के उस दौर में भी लेकर जाऊंगी जब मंडल कमीशन की आग में देश जल उठा था, ताकि आप समझ सकें कि आज के हालात उस इतिहास को कैसे दोहरा रहे हैं। और साथ ही आपको सरकार का पक्ष भी बताऊंगी। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो तकनीकी बारीकियों को नहीं जानते, बहुत आसान तरीके से इस पूरे मुद्दे को समझ लेते हैं कि ये यूजीसी आखिर है क्या और इसका फरमान इतने मायने क्यों रखता है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। सरल शब्दों में कहें तो देश की सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का बिग बॉस है। कॉलेज को मान्यता देनी हो, रिसर्च के लिए पैसा देना हो या ये तय करना हो कि क्लास में पढ़ाई कैसे होगी, ये सभी पावर यूजीसी के पास है। इसलिए जब यूजीसी कोई रेगुलेशन या नियम जारी करता है तो वो महज सलाह नहीं होती, बल्कि पत्थर की लकीर होती है, जिसे न मानने पर कॉलेज पर ताला तक लग सकता है। और इसी पावरफुल बॉडी ने 15 जनवरी 2026 को वो नियम जारी किए हैं जिन्हें लेकर आज देश उबल रहा है। इन नियमों का आधिकारिक नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। सुनने में इसका मकसद बहुत पवित्र और साफ है। उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और अब ओबीसी छात्रों के खिलाफ जातिगत भेदभाव को रोकना। लेकिन असली खेल इसके प्रावधानों में छुपा है। विवाद की जड़ 3 मुख्य बदलावों में है, जिन्होंने सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों की नींद उड़ा दी है। पहला, ओबीसी का समावेश। पहले ये नियम सिर्फ एससी और एसटी छात्रों की सुरक्षा के लिए थे, लेकिन फाइनल रेगुलेशन में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी इसमें जोड़ दिया गया है। आलोचकों का कहना है कि जब आप आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को विक्टिम कैटेगरी में डाल देते हैं तो कैंपस में संतुलन बिगड़ जाता है। छात्र से कैंपस का यूएपीए और दूसरा एससी एसटी एक्ट कह रहे हैं। दूसरा, सुरक्षा का अभाव। सामान्य वर्ग के छात्रों का कहना है कि यह नियम वन वे ट्रैफिक जैसा है। अगर उनके साथ रैगिंग होती है, उनके साथ भेदभाव होता है या उन्हें टारगेट किया जाता है तो यह कानून उनकी कोई मदद नहीं करता। उनके लिए कोई स्पेशल कमेटी नहीं है। उनको आप जितना मर्जी गाली दीजिए, कुछ नहीं होगा। तीसरा और सबसे खतरनाक, झूठी शिकायत पर चुप्पी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पर मैं आगे विस्तार से बात करूंगी क्योंकि यही वो पॉइंट है जिसे ब्लैकमेलिंग का हथियार कहा जा रहा है। पहले बताती हूं कि विवाद की जड़ क्या है। इसका सबसे खतरनाक पहलू वो है जिसे सरकार ने डिलीट कर दिया है। फरवरी 2025 में, यानी करीब 1 साल पहले, जब यूजीसी ने नियमों का ड्राफ्ट सरकार के सामने रखा था तो उसमें एक बहुत ही संतुलित बात लिखी थी, जिसके मुताबिक अगर कोई छात्र द्वेषपूर्ण भावना से यानी किसी से बदला लेने के लिए या किसी को फंसाने के लिए झूठी शिकायत करता है तो उस शिकायतकर्ता छात्र पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। अब देखिए, बहुत प्रैक्टिकल बात है। हम सब जानते हैं ऐसे बहुत से कानून है हमारे देश में
जिनका मिसयूज हो रहा है, जिसके तहत झूठी शिकायतें होती हैं। तो यहाँ पर भी ये लिखा गया था। तो ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व था ताकि कानून का दुरुपयोग ना हो। लेकिन जब 11 महीने बाद जनवरी 2026 में फाइनल नियम बनकर आए तो ये सेफ्टी वॉल्व गायब था। फाइनल डॉक्यूमेंट से झूठी शिकायत पर सजा वाले क्लॉज को पूरी तरह डिलीट कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब अगर कोई छात्र किसी दूसरे छात्र या प्रोफेसर पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाता है और जांच में आरोप पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत पाया जाता है, तब भी झूठा आरोप लगाने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब सोचिए उसकी हिम्मत कितनी बढ़ जाएगी कि वो चाहे कुछ भी कर सकता है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर कॉलेज के हॉस्टल में दो छात्रों के बीच किसी बात पर झगड़ा होता है, मेस के खाने पर या रूम शेयरिंग पर या कॉलेज के चुनाव को लेकर, कोई भी मुद्दा हो सकता है। एक छात्र जनरल कैटेगरी का है, दूसरा आरक्षित वर्ग का। अब अगर आरक्षित वर्ग का छात्र गुस्से में आकर जनरल कैटेगरी के छात्र पर जातिगत टिप्पणी या भेदभाव का आरोप लगा दे, चाहे वो हुई हो या नहीं हुई हो, तो क्या होगा? नए नियमों के तहत 24 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू होगी, जो 60 दिन के अंदर पूरी करनी होगी। उस जनरल कैटेगरी के छात्र को जांच पूरी होने तक अपराधी की तरह देखा जाएगा, उसका नाम खराब होगा, उसे मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, और जांच के बाद यह साबित भी हो जाए कि उसने कुछ नहीं किया था, तो भी जिसने झूठा आरोप लगाया था उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। वो छात्र हंसते हुए क्लास में वापस आएगा, लेकिन जिस पर आरोप लगा था उसका पूरा सेमेस्टर, उसका आत्मसम्मान और शायद उसका करियर बर्बाद हो चुका हो। यही वो डर है जिसे जनरल कैटेगरी के छात्र ब्लैकमेलिंग का हथियार कह रहे हैं। उनका सवाल सीधा है, क्या यूजीसी ने निर्दोष साबित होने तक दोषी, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट का सिस्टम बना दिया है? अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। यह नियम सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, इसने लोगों के दिलों में डर बिठा दिया है। वैसे भी SC/ST एक्ट की जब बात करें तो आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, वहां के किसी वरिष्ठ अधिकारी जो सामान्य वर्ग से हैं उनसे ऑफ रिकॉर्ड बात कीजिए, वो आपको बताएंगे इस खौफ के बारे में। उनके मन में हर वक्त डर रहता है कि अगर उन्होंने अपने किसी जूनियर कर्मचारी को काम ना करने पर या भ्रष्टाचार को लेकर डांट दिया या किसी फाइल में गलती निकाल दी, तो अगर वो कर्मचारी बदला लेना चाहे तो उन पर तुरंत SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हो जाएगा। ये डर इतना गहरा है कि कई अधिकारी अब कोई कड़ा या बड़ा फैसला लेने से भी बचते हैं। यही डर अब कॉलेज कैंपस में घुस चुका है। 18 से 20 साल के लड़के लड़कियां जो कॉलेज में सपने लेकर आते हैं, नए दोस्त बनाने आते हैं, वो अब अपनी पहचान छुपा रहे हैं। शर्मा, त्रिवेदी या द्विवेदी लिखने पर उन्हें लगता है कि वो आसान शिकार बन जाएंगे, इसलिए वो सिर्फ S या D लिख रहे हैं, और कुछ लोग सरनेम के तौर पर कुमार भी लिखते हैं। मुझे एक छात्र ने जनरल कैटेगरी के ये बताया था कि उससे कहा गया कॉलेज में कि ब्राह्मण हो ना, हम जानते हैं तुम्हारा सरनेम, देख लेंगे तुमको भी। तो गलत अगर कुछ है तो ये गलत, तो इस तरह की धमकी भी गलत है। आलोचकों का तर्क है कि जब आप किसी समाज के एक हिस्से को इतना डरा देते हैं कि वो अपनी पहचान बताने से कतराने लगे, तो वहीं से सामाजिक विखंडन की शुरुआत होती है। चूंकि ये नियम बहुसंख्यक हिंदू समाज के ही एक बड़े हिस्से को निशाने पर ले रहा है, इसलिए सोशल मीडिया पर और दबी जुबान में इसे हिंदुओं के खिलाफ डेथ वारंट कहा जा रहा है। लोगों का मानना है कि ये नियम हिंदू समाज के अंदर ही एक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, जहां एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आखिर ड्राफ्ट में बदलाव कैसे हो गया? किसने कहा कि झूठी शिकायत पर सजा नहीं होनी चाहिए, और किसने कहा कि OBC को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए? तो यहां एंट्री होती है राजनीति की। जैसा कि मैंने अभी बताया था, पहले ये कानून सिर्फ SC और ST छात्रों की सुरक्षा के लिए बन रहा था, लेकिन फिर एंट्री हुई संसद की शिक्षा, महिला, बाल और युवा मामलों की स्थायी समिति की। इस समिति का काम था UGC के ड्राफ्ट की समीक्षा करना, और इस समिति के चेयरमैन है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ही थी जिसने 2 बड़ी सिफारिशें की। पहली ये कि OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जाति आधारित भेदभाव के दायरे में लाया जाए। दूसरी सिफारिश ये कि इक्विटी कमेटी जो शिकायतों की सुनवाई करेगी, उसमें आरक्षित वर्गों का बहुमत होना चाहिए। संसदीय समिति ने 8 दिसंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। सरकार ने इन सिफारिशों को मान लिया। आलोचकों का कहना है कि ये शुद्ध रूप से वोट बैंक की राजनीति है। OBC को इसमें शामिल करके एक बड़े वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की गई है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये हुआ है कि अब कॉलेज कैंपस में लगभग 70 से 80% छात्र विक्टिम की श्रेणी में आ गए हैं।
बाकी बचे 20 से 30% सामान्य वर्ग के छात्र संभावित अपराधी, द पोटेंशियल ऑफेंडर्स बन गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या शिक्षा के मंदिर को अब जातिगत राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है? जब एक क्लासरूम में बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो वो सिर्फ स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन ये नए नियम उन्हें बार बार याद दिलाएंगे कि तुम जनरल हो, तुम SC ST हो, तुम OBC हो। क्या इससे भाईचारा बढ़ेगा या शक और संदेह की दीवार खड़ी होगी? कई लड़कियां सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रही हैं कि अगर हम जनरल कैटेगरी के हैं और कोई लड़का हमें प्रपोज करता है और हम किसी भी वजह से उसको मना करते हैं तो वो इस कानून को हथियार बना सकता है हमसे बदला लेने के लिए। तब क्या करेंगी वो लड़कियां? अब आते हैं इस कानून के सबसे पेचीदा हिस्से पर, परिभाषा। कानून में शब्दों का खेल बहुत मायने रखता है। UGC के नए नियमों में भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है वो इतनी व्यापक और इतनी धुंधली है कि इसमें कोई भी फंस सकता है। नियम कहते हैं कि SC ST और OBC सदस्यों के खिलाफ किया गया कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष व्यवहार भेदभाव माना जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा ना, किसी प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना। प्रत्यक्ष तो समझ में आता है कि आपने किसी को गाली दी या जाति सूचक शब्द कहा, लेकिन ये परोक्ष यानी इम्प्लिसिट क्या है? परोक्ष का मतलब है जो कहा नहीं गया लेकिन महसूस हुआ। मान लीजिए आप एक छात्र हैं, आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपने किसी आरक्षित वर्ग के छात्र से बात करते समय अपनी नजरें फेर ली, या आप उसके पास बैठने से कतराए, या आपने उसे ग्रुप स्टडी में शामिल नहीं किया। और हो सकता है ऐसा करने के पीछे आपका कारण कुछ भी रहा हो, कुछ और रहा हो सकता है आपको वो व्यक्ति निजी तौर पर पसंद ना हो, लेकिन नए नियमों के तहत इसे परोक्ष भेदभाव माना जा सकता है और आपके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। इससे भी आगे एक और शब्द है, हतोत्साहित करना यानी डिस्करेजिंग। नियम कहते हैं कि अगर आप पिछड़े वर्ग के किसी छात्र को पढ़ाई या गतिविधियों में हतोत्साहित करते हैं तो यह भी अपराध है। अब जरा एक सख्त प्रोफेसर की तरह खड़े होकर सोचिए। प्रोफेसर का काम होता है छात्र को आईना दिखाना। अगर कोई छात्र असाइनमेंट जमा नहीं करता तो प्रोफेसर उसे डांटता है, शायद ये भी कहता है भी तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। और ये डांट तो हम सबने खाई है, किसने नहीं खाई? कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी धर्म जाति हो, सब खाते हैं। अब तक ये मेंटरिंग कहलाती थी, गुरु की डांट थी, टीचर की डांट थी, लेकिन 2026 के बाद क्या ये जातिगत भेदभाव माना जाएगा? क्या प्रोफेसर अब डरेंगे कि अगर मैंने इस छात्र को डांटा तो ये कमेटी में शिकायत कर देगा कि सर ने मुझे मेरी जाति की वजह से हतोत्साहित किया? सोचिए कितनी खतरनाक बात है ये। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU के कई प्रोफेसर यही चिंता जता रहे हैं। कई शिक्षक संघ भी दबी जुबान में इसका विरोध कर रहे हैं। नए नियमों के मुताबिक अगर संस्थान किसी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता तो UGC उस कॉलेज की मान्यता रद्द कर सकता है और फंड रोक सकता है। इसका दबाव कॉलेज प्रशासन पर होगा और प्रशासन इसका पूरा दबाव शिक्षकों पर डालेगा। कॉलेज मैनेजमेंट को अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि जैसे ही किसी प्रोफेसर पर उंगली उठी, मैं बार बार कह रही हूं, सही या गलत वो तो बाद में पता चलेगा, उंगली उठी, मैनेजमेंट खुद को बचाने के लिए उस प्रोफेसर की बलि चढ़ा सकता है। जांच बाद में होगी, निलंबन पहले होगा। इंटरनल असेसमेंट के नंबर, प्रैक्टिकल के नंबर या अटेंडेंस, ये सब वो मौके हैं जहां छात्रों और शिक्षकों के बीच तनाव होता है। अब तक छात्र सिर्फ रिक्वेस्ट करते थे, अब उनके हाथ में पावर है। सवाल है कि क्या हम एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहां शिक्षक और छात्र के बीच विश्वास की जगह डर ले ले? और उससे भी बड़ी बात, डरने वाला छात्र नहीं शिक्षक हो जाए, जहां गुरु अपने शिष्य को सुधारने से पहले अपने वकील से सलाह ले। इस मामले को थोड़ा कानूनी चश्मे से देखते हैं। भारत का संविधान कहता है कि कानून के सामने सब बराबर, लेकिन कानूनी जानकार कह रहे हैं कि UGC के ये नियम अनुच्छेद 14 की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तर्क यह है कि यह कानून 2 tier जस्टिस सिस्टम यानी दोहरी न्याय प्रणाली बना रहा है। एक ही क्लास में बैठने वाले 2 छात्रों के लिए न्याय के पैमाने अलग अलग कैसे हो सकते हैं? यह कानून पहले से ही मानकर चलता है कि पीड़ित केवल SC ST या OBC ही हो सकता है और अपराधी सिर्फ जनरल कैटेगरी का ही होगा। क्या जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ रैगिंग नहीं होती? क्या उसके साथ मानसिक प्रताड़ना नहीं होती? अगर एक आरक्षित वर्ग का छात्र या कोई प्रोफेसर जो खुद आरक्षित वर्ग से हो किसी सामान्य वर्ग के छात्र को जातिगत गालियां देता है या उसे प्रताड़ित करता है, तो ये नया इक्विटी रेगुलेशन उस जनरल स्टूडेंट की कोई मदद नहीं करता।
उसे सामान्य कानूनों के धक्के खाने पड़ेंगे, जबकि उसके साथी के लिए कॉलेज में ही स्पेशल सेल बना हुआ है। ऐसा क्यों? यहां सवाल है कि आखिर सरकार को अचानक इतने सख्त नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सरकार अपनी मर्जी से ये सब कर रही है? तो जवाब है नहीं। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की फटकार और डराने वाले आंकड़े। शिक्षा मंत्रालय ने संसद में जो डेटा रखा है वो वाकई चिंताजनक है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118% की भारी बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि मामले 173 से बढ़कर 378 हो गए हैं। साल 2020-21 में 182 केस, 2021-22 में 186, 2022-23 में 241 और 2023-24 में 378 मामले दर्ज किए गए। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई थी और डेटा इकट्ठा करने का निर्देश दिया था। ये वो मामले हैं जो दर्ज हुए, जो रिकॉर्ड पर आए। सरकार का तर्क है कि अगर रजिस्टर्ड मामले इतने ज्यादा हैं तो असलियत में संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी। लेकिन इसका एक पहलू यह भी तो है कि इनमें से कितनी शिकायतें सही थी और कितनी झूठी, ये तो किसी ने नहीं देखा। इन पर तो बात भी नहीं हुई। हो सकता है बहुत सारी शिकायतें झूठी हों, मनगढ़ंत हों, किसी को फंसाने के मकसद से या किसी से बदला लेने के मकसद से की गई हो। सरकार का कहना है कि रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे मामलों के बाद ये जरूरी हो गया था कि 2012 के पुराने और कमजोर नियमों को बदलकर कुछ सख्त लाया जाए। यहां तक समझ में आती है बात, लेकिन सख्ती का क्या यह मतलब है कि किसी दूसरे को ऑफेंडर मान ही लिया जाए, गलत मान ही लिया जाए? इस कानून की नींव आज नहीं बल्कि आज से 10 साल पहले 2016 में पड़ी थी। 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक दलित छात्र रोहित वेमुला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। रोहित ने अपने आखिरी खत में लिखा था, माई बर्थ इज माई फेटल एक्सीडेंट, यानी मेरा जन्म ही मेरे सबसे बड़ी दुर्घटना है। ये बहुत दुखद था। इसके बाद पूरे देश में आंदोलन हुए। मांग उठी कि एक रोहित एक्ट बनना चाहिए जो शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को खत्म करे। उसके बाद 2019 में मुंबई के नायर अस्पताल में डॉक्टर पायल तडवी की आत्महत्या का मामला सामने आया। पायल आदिवासी समाज की एक होनहार डॉक्टर थी, लेकिन उनके सीनियर डॉक्टर्स ने उन्हें उनकी जाति को लेकर इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने अपनी जान दे दी, जिसके बाद कमेटी बनी और नए नियमों पर काम शुरू हुआ। लेकिन जब आप एक अन्याय को सुधारने के लिए कानून बनाते हैं तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ता है कि कहीं वो कानून दूसरे अन्याय को जन्म न दे। कहते हैं ना, 2 wrongs can never make a right। आज जो सामान्य वर्ग के छात्रों में डर और गुस्सा है वो इसलिए है कि उन्हें लग रहा है कि एक पीड़ित वर्ग की रक्षा करते करते सरकार ने उन्हें असुरक्षित बना दिया है। और अगर आपको लगता है कि ये डर नया है तो आप गलत हैं। ये डर, ये गुस्सा, ये असंतोष भारत ने इसे पहले भी देखा है। याद कीजिए, आपको याद आएगा। 36 साल पीछे चलते हैं। 1990 के उस दौर में जब आरक्षण के मुद्दे पर पूरा देश 2 हिस्से में बंट गया था। कहानी शुरू होती है 20 दिसंबर 1978 से। मोरारजी देसाई की सरकार ने पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए एक आयोग बनाया। अध्यक्ष बने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। यही आयोग मंडल कमीशन के नाम से मशहूर हुआ। उन्होंने सिफारिश की कि पिछड़े वर्ग को बराबरी देने के लिए नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। सालों तक ये रिपोर्ट धूल खाती रही। फिर आया 7 अगस्त 1990। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। एससी एसटी को पहले से ही 22.5% आरक्षण मिल रहा था, तो अब कुल मिलाकर 49.5% हो गया, लगभग आधा। अगले दिन 8 अगस्त 1990 की सुबह जैसे ही अखबारों में खबर छपी, सामान्य वर्ग के युवाओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सवर्ण छात्रों ने मोर्चा खोला। देखते ही देखते ये आग पूरे देश में फैल गई। 22 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ठप हो गई। उस समय एक नारा बहुत गूंजा था, कलम चलाना छोड़ दिया, अब बंदूक चलाना सीखेंगे। जब छात्रों को लगा कि सरकार उनकी नहीं सुन रही, तो 24 अगस्त 1990 को हजारों छात्रों ने संसद घेरने की कोशिश की। लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस चली। देश ने वो भयावह मंजर देखे जब राजीव गोस्वामी जैसे छात्रों ने हताशा में खुद को आग लगा ली। आज 2026 में जब हम यूजीसी के नए नियमों का विरोध देख रहे हैं तो पुराने लोग इसे उसी पैटर्न की तरह देख रहे हैं। तब नौकरियों का सवाल था, आज सम्मान और सुरक्षा का सवाल है। डर यह है कि अगर सरकार ने समय रहते इस असंतोष को नहीं समझा तो शायद हम दोबारा 1990 जैसी अराजकता की तरफ बढ़ जाएंगे।
सरकार को भी शायद अंदाजा हो गया है कि मामला हाथ से निकल सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद निशिकांत दुबे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है और मैं उन्हें कोट कर रही हूँ। विश्वास रखिए, यूजीसी नोटिफिकेशन की सभी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। संविधान के आर्टिकल 14 और 15 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग में कोई फर्क नहीं है। 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण मिला। 1990 मंडल कमीशन लागू होने के बाद इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार बनाई, लेकिन न्याय केवल पीएम मोदी ने दिया। इंतजार कीजिए, यूजीसी की भ्रांतियां भी खत्म होंगी। ये निशिकांत दुबे की पोस्ट है। निशिकांत दुबे के इस बयान के बहुत गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। क्या सरकार बैकफुट पर है? क्या इन नियमों में संशोधन की तैयारी चल रही है, या फिर झूठी शिकायत पर सजा वाले उस हटाए गए क्लॉज को वापस जोड़ा जाएगा? उनका यह बयान कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि सरकार इस गुस्से को शांत करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। उधर यूजीसी के इस नए नियम को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से नियम 3C को निशाना बनाया है। यही वो नियम है जो भेदभाव को परिभाषित करता है। इसमें लिखा है कि भेदभाव सिर्फ SC, ST या OBC के खिलाफ ही हो सकता है। याचिका में इसे साफ तौर पर असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया गया है। तर्क यह है कि संविधान का आर्टिकल 14 और 15 सभी नागरिकों को बराबरी का हक देता है। आप किसी एक वर्ग को हमेशा के लिए पीड़ित और दूसरे वर्ग को हमेशा के लिए शोषण करने वाला घोषित नहीं कर सकते। तो अब हम किस मोड़ पर खड़े हैं? एक तरफ रोहित वेमुला का वो सुसाइड नोट जो कहता है कि मेरा जन्म ही मेरी सबसे बड़ी दुर्घटना थी, और दूसरी तरफ वो जनरल कैटेगरी के छात्र जो अपना सरनेम छुपाने से डरने लगे। सच ये है कि दोनों तरफ पीड़ा है, दोनों तरफ असुरक्षा है, दोनों तरफ इंसाफ की मांग है। लेकिन जब आप एक घाव भरने के लिए दूसरा घाव देते हैं ना, तो इलाज नहीं, महामारी फैलती है। कॉलेज वो जगह होती है जहां देश का भविष्य गढ़ा जाता है, वहां दोस्ती बनती है, सपने बुने जाते हैं। लेकिन अगर वहां हर छात्र को ये सिखाया जाएगा कि तुम पहले एक कैटेगरी हो, बाद में इंसान, तो हम किस भारत की कल्पना कर रहे हैं? 1990 में जो आग लगी थी वो सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि दिलों में लगी थी। पीढ़ियों तक उसकी राख बाकी रही। आज 2026 में क्या हम फिर से उसी गलती को दोहराने जा रहे हैं? मेरा मानना है कि अगर सरकार वाकई में गंभीर है तो 3 काम तुरंत होने चाहिए। पहला, झूठी शिकायत पर कार्रवाई वाले क्लॉज को वापस लाया जाए। दूसरा, भेदभाव की परिभाषा को और साफ किया जाए ताकि उसमें मनमानी व्याख्या की गुंजाइश ना रहे। और तीसरा, सभी छात्रों के लिए समान सुरक्षा का प्रावधान हो, ना कि सिर्फ एक वर्ग के। बाय द वे, क्या आप जानते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाने वाला कानून कौन सा है? मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो प्लीज इसी वक्त गूगल या AI से पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि अब आपकी बारी है, अपनी आवाज उठाइए। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या ये नियम जरूरी है? क्या इनमें संशोधन होने चाहिए, या फिर आपको लगता है कि इसका विरोध बेवजह हो रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर भेजिए, क्योंकि लोकतंत्र में हर आवाज मायने रखती है, आपकी भी।